इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद भारत में जिस सभ्यता का विकास हुआ उसे हम आर्य या वैदिक सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि इंडिया में वैदिक एज की शुरुआत हुई आर्यंस के आने के साथ, जो इंडिया के नेटिव लोग नहीं थे। वो कहाँ से आए थे, इसके बारे में अलग अलग थ्योरीज हैं। कुछ कहते हैं कि वो भारत में माइग्रेट करके आए थे सेंट्रल एशिया से, तो कुछ कहते हैं कि वो यूरोप से आए थे, और कुछ का तो ये भी मानना है कि आर्यंस तिब्बत या हिमालयन रीजन से आए थे। अब आर्यंस जहाँ से भी आए हों, ये भारत आकर इंडिया के इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में सेटल हो गए, और इनके आगमन के साथ ही शुरू हुआ हमारा वैदिक एज। वैदिक एज को दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला, अर्ली वैदिक एज यानी कि पूर्व वैदिक काल। इसका ड्यूरेशन है 1500 BCE से लेकर 1000 BCE तक। दूसरा, लेटर वैदिक एज यानी कि उत्तर वैदिक काल। इसका ड्यूरेशन है 1000 BCE से लेकर 600 BCE तक। अब अर्ली और लेटर वैदिक एज के इतिहास के बारे में हमें ज़्यादातर वैदिक टेक्स्ट से पता चलता है, यानी कि 4 वेदास, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनमें से ऋग्वेद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन चारों वेदास के अलावा हमें इस दौर की जानकारी मिलती है उपनिषद, ब्राह्मणास और अरण्यकास से। इन किताबों में क्या लिखा था, आइए एक एक करके देखते हैं। वेद शब्द ओरिजिनली विद शब्द से आता है, जिसका मतलब होता है टू नो। चारों वेदास में से ऋग्वेद एक है जो अर्ली वैदिक एज में लिखी गई है। बाकी 3 यानी कि यजुर, साम और अथर्ववेद लेटर वैदिक एज में लिखी गई थी। ऋग्वेद वेदास में सबसे पुरानी है। कुछ लोग तो इसे ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट इन द वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। ऋग्वेद हमें अर्ली वैदिक एज के लोगों के लाइफ के बारे में बहुत कुछ बताती है। इसमें 10 मंडल यानी कि डिविजन्स और 1028 सूक्त यानी कि हिम्स हैं। इन हिम्स को धार्मिक विधियों के दौरान रिसाइट किया जाता था। ऋग्वेद के कुछ वर्सेस और हिम्स तो आज भी हिंदू प्रेयर्स, सेरेमनीज या रिचुअल्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। इनफैक्ट गायत्री मंत्र भी ऋग्वेद का ही एक पार्ट है। यजुर्वेद में सैक्रिफिशियल रिचुअल्स करने के तरीके लिखे गए हैं। सामवेद को बुक ऑफ चैंट्स भी कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि सामवेद एक मेलोडीज और चांट्स का कंपाइलेशन है। कहा जाता है कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का ओरिजिन सामवेद से ही हुआ था। अथर्ववेद, क्रोनोलॉजिकली देखें तो अथर्ववेद चारों वेद में से सबसे आखिरी है और बाकी 3 वेदों से बहुत अलग है। अथर्ववेद में आम लोगों के पॉपुलर बिलीव्स और सुपरस्टिशंस के बारे में लिखा गया है। एडिशनली इसमें मैजिक स्पेल्स और बहुत सारे अर्ली ट्रेडिशंस हीलिंग के, इनका भी जिक्र है। तो ये हो गई चारों वेदास की बात। अब आते हैं उपनिषद्स, ब्राह्मणास और अरण्यकास पर। उपनिषद्स का लिटरल मतलब होता है सिट नियर समवन डिवोटेडली, यानी कि किसी के पास भक्ति पूर्वक भाव से बैठना। टोटल में 108 उपनिषद्स एग्जिस्ट करते हैं और सबकी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। एक नोट करने वाली बात यह है कि हमारे देश का मोटो सत्यमेव जयते, जो हमारे नेशनल एम्ब्लम का भी हिस्सा है, मुंडका उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद्स बेसिकली फिलोसॉफिकल टेक्स्ट्स हैं जिनमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स का वर्णन है, जैसे कि आत्मा और ब्रह्मा। उपनिषद्स को वेदांता भी कहा जाता है, यानी कि वेदास का अंत, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये वैदिक एज के लास्ट फेज को डिनोट करते हैं। ब्राह्मणास में वैदिक हिम्स के डिटेल्ड मीनिंग लिखे हैं। इसके साथ साथ इसमें यह भी लिखा है कि इन हिम्स को कहाँ यूज किया जाना चाहिए और इनकी ओरिजिन स्टोरी क्या है। हर वेद में कई सारे ब्राह्मणास अटैच्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऋग्वेद में ऐतरेय, कौशिटकी और समख्यान ब्राह्मण अटैच्ड हैं। इसी तरह अलग अलग ब्राह्मणास बाकी वेदास से भी अटैच्ड हैं, जैसे कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं। और फाइनली अरण्यकास को फॉरेस्ट बुक्स कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि ये मेजरली जंगल में रहने वाले संतों और मुनियों द्वारा लिखे गए थे।
अरण्यका ज़्यादातर मेडिटेशन पर फोकस्ड हैं और रिचुअल्स और सैक्रिफाइसेस को एक फिलोसफिकल नज़रिए से इंटरप्रेट करते हैं। वैदिक लिटरेचर से हमें इस एज में रहने वाले लोगों की ज़िंदगियों के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अर्ली और लेटर वैदिक एज में कुछ चीज़ें बहुत ड्रास्टिकली बदल गईं। अर्ली वैदिक एज पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो अर्ली वैदिक एज में एक मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हुआ करती थी। राजन नामक एक राजा यहाँ के सुप्रीम लीडर हुआ करते थे और राजन को गवर्नेंस में असिस्ट करने के लिए सभा और समिति जैसे ऑर्गेनाइजेशंस होते थे। फैमिली को कुल कहा जाता था और ज़्यादातर ये फैमिलीज पेट्रियार्कल हुआ करती थीं। पर पेट्रियार्कल होने के बावजूद विमेन को बहुत इज्जत दी जाती थी और औरतें सोसाइटी में एक रेस्पेक्टेबल पोजीशन एंजॉय करती थीं। साथ ही उन्हें सभा और समिति में हिस्सेदारी भी दी जाती थी। इस वक्त की एक और महत्वपूर्ण बात ये थी कि इस दौरान चाइल्ड मैरिज नहीं हुआ करती थी। साथ ही सोशल डिस्टिंक्शंस यानी कि सामाजिक भेदभाव एग्जिस्ट तो करते थे, पर ना ही वो बहुत रिजिड होते थे और ना ही हेरिडिटरी। इकोनॉमिकली लोग ज़्यादातर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे और साथ ही कैटल रियरिंग भी करते थे, यानी कि पशुपालन। ट्रेड भी ज़्यादातर बार्टर सिस्टम से हुआ करता था। अर्ली वैदिक एज के लोग नेचुरल फोर्सेस की पूजा करते थे, जैसे कि अर्थ, फायर, विंड, रेन, थंडर इत्यादि। इन नेचुरल फोर्सेस को अक्सर देवी देवताओं का रूप दे दिया जाता था। एग्जाम्पल के तौर पर इंद्र यानी कि थंडर सबसे इम्पोर्टेंट डीटी थे। बाकी डीटी थे पृथ्वी, अर्थ, अग्नि, फायर, वरुण, रेन, वायु, विंड। पर पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? वो ये कि इस जमाने में ना ही कोई टेम्पल्स हुआ करते थे और ना ही कोई आइडल वर्शिप प्रैक्टिस की जाती थी। पर लेटर वैदिक एज में बहुत कुछ बदल गया। छोटे छोटे किंगडम्स एकजुट होकर महाजनपदा का रूप लेने लगे और किंग यानी कि राजन का पावर और स्टैचर दोनों ही बढ़ता गया। और जैसे जैसे राजाओं की पावर बढ़ती गई, सभा और समिति जैसे ऑर्गेनाइजेशंस की इम्पोर्टेंस घटती चली गई। इस वक्त के राजन अपनी प्रतिष्ठा को और ज्यादा बढ़ाने के लिए अक्सर अश्वमेध और राजसूया जैसे सैक्रिफाइसेस करवाने लगे। सोसाइटी में वर्ण सिस्टम जड़ पकड़ने लगा और धीरे धीरे हेरिडिटरी बनता गया और फिर 4 वर्णों को मुख्य तौर पर जाना जाने लगा: ब्राह्मणास, क्षत्रियास, वैश्यास और शूद्रास। साथ ही औरतों से उनकी रिस्पेक्टेबल पोजीशन छिनती चली गई और सभा और समिति का हिस्सा बनने से उन्हें मना कर दिया गया। धीरे धीरे चाइल्ड मैरिज की भी इंस्टेंसेस देखे जाने लगे। इकोनॉमिकली अभी भी लोग ज़्यादातर एग्रीकल्चर से ही अपनी रोजी कमाते थे, पर कुछ लोग मेटल वर्क, पॉटरी और कारपेंटरी भी करने लगे। रिलीजन के स्फीयर में इंद्र और अग्नि जैसी डीटीज की इम्पोर्टेंस कम हो गई और प्रजापति यानी कि क्रिएटर और विष्णु यानी कि प्रिजर्वर को ज़्यादा लोग पूजने लगे। आस्था से ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिचुअल्स हो गए और इस वजह से ब्राह्मण्स सोसाइटी में बहुत इम्पोर्टेंट और पावरफुल हो गए। सोसाइटी धीरे धीरे पूरी तरह ऑर्थोडॉक्स और रूढ़िवादी बनती गई। शायद इस वजह से ही लेटर वैदिक एज के अंतिम दौर में बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसे रिलीजन्स का जन्म हुआ। पर इस बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे।